Hi everyone, welcome to another lecture for your UPSC CSAT एग्जामिनेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग फिर से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यदि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो ऑब्वियस है कि आपको डी डे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो पास्ट ईयर UPSC CSAT के पेपर को ध्यान में रखते हुए ही क्रिएट किया गया है। ओके हाय आकाश, मैं ये आपने जो कहा है कि सेल्फ स्टडी के द्वारा यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर वीडियो क्रिएट करने के लिए, तो आई विल कन्वे योर मैसेज टू द टीम, ताकि जो है सो जो CGB मेंटर्स टीम है वो कभी ये सेल्फ स्टडी के द्वारा कैसे यूपीएससी CSE की प्रिपरेशन कर सकते हैं उस पर कोई वीडियो लेकर के आएगी। ओके, बेसिकली इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, how many 4-digit numbers divisible by 5 can be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 if repetition of digits is allowed? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है। सबसे पहली बात क्या है, 4 डिजिट का नंबर्स आपको क्रिएट करना है। ओके, ये जो नंबर्स होनी चाहिए वो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 से डिविजिबल? मीन्स कि 5 से यदि आप डिवाइड करते हो नंबर्स को तो यू शुड गेट रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है कि आपको जो 4 डिजिट वाले नंबर्स क्रिएट करने हैं उसमें आप कौन कौन से डिजिट्स का यूज कर सकते हो। ये टोटल 0, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 6 डिजिट्स आपको दिए गए। उसके बाद आपको ये भी दिया हुआ है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है। व्हाट डज इट मीन कि यदि आप चाहो तो 0 को या 1 को मल्टीपल टाइम्स जो भी डिजिट्स दिए हुए उसे आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले 4 डिजिट वाले नंबर्स हैं, बेसिकली 4 डिजिट। ओके, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद आप इस पर थोड़ा सा फोकस करो कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। अब आपको फिर याद होना चाहिए कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्या है। तो 5 का सिंपल डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 0 और 5 यदि यूनिट प्लेस पर होता है किसी भी नंबर में तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो बेसिकली 0 या 5 में से कोई एक यूनिट प्लेस पर होना चाहिए। तो देखो आपके पास 0 भी अवेलेबल है, आपके पास 5 भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज, कौन कौन सी डिजिट आप रख सकते हो, 0 या 5 में से आप कुछ भी रख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर देयर आर 2 पॉसिबल डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। तो यहाँ पर तो आप जो है सो 2 डिजिट रख सकते हो, 0 और 5 में से कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद आप देखो ये जो आपका टेंस वाला जो प्लेस होता है, यहाँ पर इन 6 डिजिट्स में से आप जिस भी डिजिट को चाहो रख सकते हो, राइट? ओके, हेलो हेलो हेलो, ओके, होपफुली आई एम ऑडिबल। ओके, so basically यहाँ पर क्या है, there are 6 digits. Okay, so if there are 6 digits, so what does it mean कि यहाँ पर आप इन 6 डिजिट में से किसी भी डिजिट को रख सकते हो। सो यहाँ पर 6 पॉसिबल वैल्यूज है, मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब यदि आप यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस पर देखोगे तो यहाँ पर अगेन इन 6 डिजिट में से आप किसी को भी रख सकते हो। तो बेसिकली देयर आर 6 पॉसिबल वैल्यूज फॉर हंड्रेड्स प्लेस। तो वहां पर भी कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, 6 पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो बेसिकली अगेन यहाँ पर आप इनमें से कोई भी डिजिट रख सकते हो। ओके, अब आप मेरे को इस प्लेस का बताओ, अब यहाँ पर क्या आप 0 को रख सकते हो? इफ यू पुट 0 एट दिस प्लेस, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि ये जो नंबर है वो 3 डिजिट का हो जाएगा। सो यू कांट पुट 0 एट दिस प्लेस, क्योंकि जैसे आप 0 रखोगे दिस नंबर विल बी ए 3 डिजिट नंबर। तो व्हाट डज इट मीन कि 0 को छोड़ करके जो भी और डिजिट्स हैं उनमें से आप सबको रख सकते हो। सो यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन सारे डिजिट्स को रख सकते हो। so there are 5 possible values for this place, for this digit. Okay, तो आप देख सकते हो 5 into 6 that is 30, 30 into 6 is 180, 180 into 2 is 360. तो कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, 360। so the correct answer is option B. तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूपीएससी सीसेट में। यदि आपको थोड़ा सा भी बेसिक्स क्लियर है तो यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑन द डी डे एज वेल। Now let us focus on question number 2.
क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स, ओके, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 10. If you add 18 to the number, the result equals the number obtained by reversing its digits. So we have to find the original number. यहाँ पर 2 digit वाले नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. कई बार आपने देखा होगा 3 digit जैसे से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट. यदि आपको मैं कहूँ कि आप कोई नॉर्मल 2 digit नंबर ऐसे ही अज्यूम करो, तो या तो आप XY अज्यूम करते हो, या तो AB अज्यूम करते हो, 3 digit में आप ABC अज्यूम करते हो, या फिर XYZ यही अज्यूम करते हो. तो यहाँ पर आप अज्यूम कर सकते हो ये जो 2 digit नंबर है वो A और A एंड AB है, राइट. जहाँ पर A क्या है, टेंस प्लेस पे है, और B क्या है, यूनिट प्लेस पे है. तो बेसिकली ये नंबर किसके इक्वल है, दिस नंबर इज इक्वल टू 10A प्लस B. तो दिस इज इक्वल टू 10A प्लस B. ठीक है, तो आपने 2 digit नंबर क्या अज्यूम किया है, AB, जिसका वैल्यू क्या है, 10A प्लस B है. जैसे आपको यदि मैं नॉर्मल पे एग्जाम्पल दूँ, जैसे 82 ले लो आप, तो दिस इज बेसिकली 8 इंटू 10 प्लस 2, 80 प्लस 2, राइट. ओके, अब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 10. सो बेसिकली यहाँ पर आपको दिया हुआ है A प्लस B इक्वल टू 10. सो यू हैव एन इक्वेशन इन A एंड B, दैट इज A प्लस B, दैट इज A प्लस B इक्वल टू 10. नाउ इफ यू रीड फर्दर, आपको दिया इफ यू ऐड 18 टू द नंबर. ओके, अब यदि आपको नंबर में 18 ऐड करना है, तो क्या आप सिंपली AB प्लस 18 लिखोगे, नहीं, आप ऐसे नहीं लिखोगे. आप क्या करोगे, आपका रियल नंबर क्या है, दैट इज 10A प्लस B, वैल्यू तो ये है नंबर का, राइट. सो बेसिकली आपको इस नंबर में क्या करना है, आपको 18 ऐड करना है, ठीक है. सो 10A प्लस B प्लस 18. तो फिर जो आपको रिजल्ट मिलता है, जो आपका रिजल्टेंट है, जो आपको नंबर मिलेगा, वो क्या है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट. सो व्हाट डज इट मीन, यदि यहाँ पर आप रिवर्स को, यदि डिजिट्स को आप रिवर्स कर दोगे, तो क्या नंबर मिलेगा आपको, BA हो जाएगा ये. यदि मैं आपसे BA का वैल्यू पूछूं, तो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू B प्लस A. सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 10 इंटू B प्लस A. सो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर आपको एक अनदर इक्वेशन मिल चुका है A और B में. सो बेसिकली यू हैव 2 लीनियर इक्वेशंस इन A एंड B. तो लीनियर इक्वेशन तो सबको सॉल्व करना आता ही है, राइट. सो इसे यदि आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहोगे, तो आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू A माइनस A को यदि आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो, प्लस B माइनस 10B इक्वल टू माइनस 18. तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 9A माइनस 9B इक्वल टू माइनस 18. थोड़ा सा यदि आप ऑब्जर्व कर पाओ, तो ये सारे नंबर 9 के मल्टीपल है. आप चाहो तो इस इक्वेशन को 9 से डिवाइड भी कर सकते हो. सो बेसिकली फिर क्या हो जाएगा, A माइनस B इक्वल टू माइनस 2. लेकिन नॉर्मली हम लोग इक्वल टू के बाद में माइनस के साथ शायद उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन आप चाहो तो फिर भी डील कर सकते हो. जैसे आप देखो A माइनस B इक्वल टू माइनस 2. यदि आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, प्लस B माइनस B विल कैंसल ईच अदर. सो इफ यू ऐड दीज टू इक्वेशंस, यू विल गेट 2A इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2 मीन्स 10 माइनस 2, दैट इज 8. तो A की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4. तो बेसिकली ये जो A है उसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है. ठीक है, आप चाहो तो B का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, A प्लस B इक्वल टू 10. तो B इक्वल टू 10 माइनस A, सो 10 माइनस 4 इक्वल टू 6. सो द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 6. लेकिन आपको एक बार ऑप्शन भी देखना चाहिए, देयर इज ओनली वन ऑप्शन जिसमें A के बदले 4 लिखा हुआ है. सो व्हाट डज इट मीन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आप चाहो तो यहाँ पर A का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके भी आप B का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. सो बेसिकली यदि आप पुट करोगे, तो क्या लिखोगे, B इक्वल टू 10 माइनस A, तो 10 माइनस 4. तो बेसिकली 10 माइनस 4 इक्वल टू 6. सो द आंसर इज ऑप्शन सी. एक और चीज है कि यदि सपोज आप इस टाइप के इक्वेशन के साथ डील करने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि CSAT तो कोई स्पीड वाला एग्जाम होता नहीं है. आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप क्वालिफाइंग स्कोर एटलीस्ट ले आओ. तो उस केस में आप ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हो. आप एक बार ये मान सकते हो कि लेटेस्ट अज्यूम कि ओरिजिनल नंबर क्या है, 19 है. तो ऑब्वियस है 19 लेके आप सारे जो ऑपरेशन क्वेश्चन में किया गया वो करने जाओगे तो नहीं फिजिबल होगा, राइट. सिमिलरली आप 37 लेके ट्राई कर लोगे, फिर जब आप 46 लेके ट्राई करोगे, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो सारा सेटिस्फाई हो रहा है. इन दैट केस यू कैन मार्क ऑप्शन सी एज योर आंसर. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
ओके, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI in quant and on daily basis. So do I need to specifically study for CSAT? नहीं, आपको ऐसा, यदि आप RBI लेवल का क्वांट एंड रीजनिंग पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस है आपको CSAT के लिए अलग से क्वांट या रीजनिंग पढ़ने की कोई नीड नहीं है. Okay, let us focus on question number 3. A regular polygon has its exterior and internal angles in the ratio 2:3. How many sides does this polygon have? देखने से क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये नहीं है यदि आपको बस फार्मूलाज पता हो, राइट? आपको पता होगा कि यदि मेंसुरेशन ज्योमेट्री से जो यूजुअली क्वेश्चंस होते हैं, यदि आपका थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर है और आपको यदि फार्मूलाज याद है तो यू कैन इजीली सॉल्व दोज क्वेश्चंस, राइट? तो बेसिकली अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसका एक्सटीरियर एंगल का क्या फार्मूला होता है. तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका फार्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, जहां पर n क्या होता है? जहां पर n होता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन. जैसे सपोज यदि मैं आपको ये बोलूं कि एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या है? 4 है, राइट? और यदि मैं उसका आपसे पूछूं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, यू कैन इजीली आंसर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? आप इजीली आंसर कर सकते हैं. यदि मैं आपको ये बताऊं कि जो रेगुलर पॉलीगन है उसके नंबर ऑफ साइड्स 5 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल? सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री, राइट? तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का ये फार्मूला होता है, जहां पर n क्या है? n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन. तो सिमिलरली इंटरनल एंगल का भी फार्मूला होता है. इंटरनल एंगल के लिए क्या करना होता है? n-2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180 डिग्री. आपको ये फार्मूला याद भी रखना चाहिए, राइट? सो इंटरनल एंगल के लिए क्या होता है? n-2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक है? उसके बाद आप देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर भी n क्या है? n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन, राइट? सो बेसिकली यहां पर रेशियो क्या है एक्सटर्नल और इंटरनल का? दैट इज 2:3, राइट? ओके, एक और भी शॉर्टकट सब मैं एंड में बताऊंगा जिससे आपको ये फार्मूला यदि नहीं भी याद, यदि आप रखते हो, इवन इन दैट केस यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. ओके, सो बेसिकली हाउ मेनी साइड्स डज दिस पॉलीगन हैव? सो अब नंबर ऑफ साइड ही तो n होता है, तो बेसिकली n का ही तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली आप सिंपली यहां पर क्या लिख सकते हो? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय n-2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2/3. ओके, तो यहां से आप देख सकते हो n और n एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. तो यू कैन राइट 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n-2 इंटू 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2/3. यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो 180 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री. यहां से आप एक और भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1. तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n-2 इक्वल टू 1/3. लेट अस डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो n-2 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 + 2 दैट इज 5. ठीक है, तो यदि आपको ये फार्मूलाज पता है तो यू कैन आंसर कि क्या है n की वैल्यू दैट इज 5. सो नंबर ऑफ साइड्स इज 5. लेकिन एक और भी तरीका है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो. उसका क्या शॉर्टकट है कि आपको फिर पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो यहाँ पर रेशियो क्या है? यहाँ पर रेशियो है 2:3. यहाँ पर रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:3. यदि मैं ये कहूँ कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो 2x डिग्री है, तो इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा? 3x डिग्री हो जाएगा. आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है. So basically you can write 2x degree plus 3x degree that is equal to 180 degree. So 5x degree equal to 180 degree. So the value of x equal to 180 by 5. So this is equal to what? This is equal to 36 degree. This is equal to 36. So x की वैल्यू क्या आ चुकी है? x की वैल्यू आ चुकी है 36. अब यदि आपको ये पता है कि x की वैल्यू है 36, तो क्या यहां से आप इजीली बता सकते हो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? x की वैल्यू यदि 36 है तो 2 इंटू 36 इज 72 डिग्री. तो आपको फिर समझ आना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या है? 72 डिग्री है. और आपको यदि ये पता है कि एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n.
So basically 360 degree divided by n is equal to exterior angle, right? So 360 degree divided by n equal to 72 degree. तो यहाँ से आप n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हो कि 72 इंटू 5 क्या होता है, 360 होता है। या तो आप ये दोनों फार्मूलाज याद रखो, यदि याद रखोगे तो अच्छा ही होगा, राइट? यदि स्टेप के क्वेश्चन आते हैं यू विल बी एबल टू सॉल्व। या फिर आप ये भी कॉन्सेप्ट याद रखो कि रेगुलर पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल होता है और जो इंटरनल एंगल होता है उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके भी यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। नाउ लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ये सिलाउड से है और सिलाउड से यूजुअली 1-2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं इन यूपीएससी सीसेट एग्जाम, राइट? तो बेसिकली आपको लॉजिकली फॉलो से वाला क्वेश्चन है और यही आता भी है यूपीएससी सीसेट में। तो लेट अस फोकस ऑन स्टेटमेंट्स। क्या दिया हुआ है, सम वुडी चेयर। So basically we can create a generic diagram that is some woody chair, okay? Some chairs are tables, तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो some chairs are tables, okay? अब आप देखो कंक्लूजन को, यदि आप देखोगे तो कंक्लूजन 1 सेज some wood is table। यदि आप ये कह रहे हो some wood is table मीन्स आप डेफिनेटली कह रहे हो, मीन्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की तो बात नहीं कर रहे हो, मीन्स आप ये कह रहे हो इन 100% ऑफ द केसेज some wood is table। लेकिन यदि 100% ऑफ केसेज में यदि सम वुड स्टेबल होता मीन्स आप कोई सा भी डायग्राम बना दो, सारे डायग्राम में सम वुड स्टेबल होता ही। लेकिन यहाँ पर तो बस आपने जेनरिक डायग्राम क्रिएट किया और उसमें भी आप देख पा रहे हो कि नहीं, एक केस तो ऐसा भी है जहाँ पर वुड और टेबल में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन कि ये जो है ये करेक्ट नहीं है, राइट? क्योंकि आपके सामने क्लियर एग्जाम्पल है, सम वुड चेयर कह रहे हो, सम वुड टेबल कर रहे हो, मीन्स आप ये कह रहे हो सारे केसेज में ट्रू है, लेकिन ये नहीं ट्रू है। पॉसिबिलिटी में यदि कहा जाता तो हो सकता था। जैसे इफ यू लुक एट कंक्लूजन 2 क्या दिया हुआ है, सम टेबल्स बीइंग वुड इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है? यदि टेबल और वुड में ओवरलैपिंग की बात हो और यदि पॉसिबिलिटी में बात हो तो ऑब्वियस है कि ऐसा हो सकता है कि टेबल और वुड में ओवरलैपिंग हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी में तो फिजिबल है, राइट? आप इजीली यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो। या फिर आप वुड को ऐसे ड्रॉ करते तो वुड और टेबल में एक पॉसिबिलिटी में हो सकता है कि दोनों में कुछ ओवरलैपिंग हो। सो बेसिकली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। सो द आंसर इज ओनली 2 फॉलोज। ऑर्डर एंड रैंकिंग से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी सीसेट एग्जाम में। तो अब देखो क्या दिया हुआ है, देयर आर 6 फ्रेंड्स, उनके नाम दिए हुए हैं P, Q, R, S, T and U, and they have different numbers of books, right? So Q has more books than R, ठीक है? अब यदि Q has more books than R दिया हुआ है तो क्या आप इसे इस वे में लिख सकते हो, Q has more books than R? वैसे नॉर्मली आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये भी वही कन्वे कर रहा है, Q has more books than R। अब यदि आप फर्दर पढ़ोगे तो क्या दिया हुआ है, T has more books than S। So basically T has more books than S and T has more books than U। लेकिन यदि आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको नहीं पता कि S और U में किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स है, लेकिन आप इस वे में तो लिख ही सकते हो, T has more books than S, T has more books than U। Now if you read the next line, आपको दिया हुआ है R does not have the least number of books, okay? तो ये भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट इन्फो है यहाँ पर। देयर आर 6 फ्रेंड्स, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6, ओके? अब यदि मैं ये कहूँ कि यहाँ पर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, राइट? मीन्स ये जो पर्सन है उस पर्सन का हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स है, राइट? हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो ये जो पर्सन होगा इसका लोएस्ट नंबर ऑफ बुक्स होगा। चलो इसे मैं यहाँ पर थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, ये लोएस्ट नंबर ऑफ बुक्स वाला है और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स वाला है, ठीक है? आपको क्या दिया हुआ है, आर डज नॉट हैव द लिस्ट नंबर ऑफ बुक्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आर इस प्लेस पर नहीं हो सकता, आर कहीं और हो सकता है लेकिन इस प्लेस पर तो नहीं हो सकता। नाउ इफ यू रीड द नेक्स्ट लाइन, आपको दिया हुआ है क्यू हैज मोर बुक्स देन टी, क्यू हैज मोर बुक्स देन टी बट फ्यूअर बुक्स देन पी। So basically Q has more books than T but fewer books than P।
ओके तो आप इसे इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी आपको नहीं पता है कि आर इस सब में कहाँ फिट होगा और आपको उस बारे में नहीं सोचना है, पहले जो जो इन्फो दिया हुआ है उसको आप थोड़ा सा सही वे में प्रेजेंट करो। नाउ इफ यू रीड द नेक्स्ट लाइन, आपको क्या दिया हुआ है, आर हैज फ्यूअर बुक्स देन यू। ओके आपने इसका यूज कर लिया, आर हैज फ्यूअर बुक्स देन यू, तो व्हाट डज इट मीन, आप इसे इस वे में लिख सकते हो, आर के पास जो है सो यू से कम बुक्स है, मीन्स यू के पास ज्यादा है। ओके अब यदि आपको और कोई डेटा दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है यू हैज 30 बुक्स, ठीक है, तो ये जो यू है इसके पास 30 बुक्स। टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, देयर आर 6 पर्सन, देयर आर 6 फ्रेंड्स। आर यहां नहीं हो सकता, राइट, मीन्स आर यहां कहीं हो सकता है, लेकिन आपको एक और भी चीज ये दिया हुआ है कि इतना तो आप क्लियर हो कि आर से ज्यादा एटलीस्ट देयर आर 4 पर्सन्स जिनके पास ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स है। आपको नहीं पता कि अभी एस कहाँ फिट होगा। आप सोचो आर के लिए सिर्फ एकमात्र पॉसिबिलिटी है कि आर यहाँ हो, देन यू एट दिस प्लेस, देन टी एट दिस प्लेस, क्यू एट दिस प्लेस एंड पी एट दिस प्लेस। आर को यदि आप यहाँ रखते तो आपका फिर यू टी क्यू पी में से कोई मिस हो जाता, मीन्स आर को यदि इस प्लेस के अलावा आप कहीं भी और रखोगे तो फिर आप यू टी क्यू और पी में से कुछ पर्सन्स को तो इसमें नहीं फिट कर पाओगे। सो बेसिकली ये जो पर्सन होगा जिसके पास लोएस्ट नंबर ऑफ बुक्स होगा, एक ही पर्सन बचता है, दैट पर्सन इज एस। सो बेसिकली एस हैज द लिस्ट नंबर ऑफ बुक्स। ओके आपको ये दिया हुआ था यू के पास कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं, 30 बुक्स है। नाउ द क्वेश्चन इज हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज द लिस्ट नंबर ऑफ बुक्स, एस इज द आंसर, एस हैज द लिस्ट नंबर ऑफ बुक्स, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग से आप यूपीएससी सीसैट एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, और यदि आप जो भी आपको दिया हुआ इन्फॉर्मेशन यदि आप उसे सही वे में प्रेजेंट करोगे, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इन्फो तो आप डायरेक्ट यूज नहीं कर पाओगे, तो जस्ट नोट इट इन योर रफ सीट, और उसके बाद आप हो सकता है बाद में शायद आपको क्लिक करेगा कि ओके आई कैन यूज दिस इन्फो नाउ। ओके सो आप ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस को आप एग्जाम के बिगिनिंग में भी सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। Now the next question is related to time and work and data sufficiency. यूपीएससी सीसेट में हर साल डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चंस होते हैं, राइट। जैसे फिर डेटा सफिशिएंसी में पार्टनरशिप का क्वेश्चंस मिक्स होता है, रेशियो प्रोपोर्शन सबसे भी मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है पी क्यू एंड आर वर्क टुगेदर ऑन ए प्रोजेक्ट, हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू फिनिश इट। तो आवर अल्टीमेट गोल इज टू फाइंड यदि ये तीनों पर्सन्स पी क्यू और आर साथ में किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो वो कितने डेज में फिनिश कर पाएंगे, दैट इज आवर अल्टीमेट गोल। ओके सो लेट अस लुक एट स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 सेज पी अलोन कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 30 डेज। ओके तो पी यदि किसी प्रोजेक्ट को 30 डेज में इंडिविजुअली कर सकता है, आप मेरे को बताओ क्या जस्ट लुकिंग एट स्टेटमेंट 1 से आप ये बता पाओगे कि पी क्यू और आर यदि तीनों साथ में काम करें तो कितने नंबर ऑफ डेज में प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है, नहीं बता सकते आप, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में तो बस पी से रिलेटेड इन्फो है, फिर पी क्यू में एफिशिएंसी या क्या रेशियो है कुछ भी नहीं है, सिमिलरली आर से रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। सो बेसिकली स्टेटमेंट 1 से तो आप नहीं आंसर कर सकते। लेट अस फोकस ऑन स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 सेज कि Q जो है सो P से 50% मोर एफिशिएंट है, सिमिलरली R का जो एफिशिएंसी है वो P और Q के कंबाइंड एफिशिएंसी के इक्वल है। तो यहाँ पर कुछ हद तक रिलेशन है P, Q और R के एफिशिएंसी सब में, लेकिन क्या सिर्फ इससे आपका काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर के लिए यदि आप इस वे में भी सोचो, यदि आप ऐसे सोच रहे हो कि सपोज P जो है सो 1 डे में 1 यूनिट वर्क करता है, Q यदि 50% मोर एफिशिएंट है तो ऑब्वियस है Q विल डू 1.5 यूनिट्स वर्क इन ए डे, राइट। R की एफिशिएंसी क्या है, P और Q के कंबाइंड एफिशिएंसी के इक्वल है। तो बेसिकली P की एफिशिएंसी यदि आपने 1 अज्यूम किया है जिसके कारण Q की एफिशिएंसी 1.5 है, तो उस वे में R की एफिशिएंसी क्या है 2.5 है। तो ठीक है, यदि P, Q और R यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो दे विल डू 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5 यूनिट्स वर्क पर डे, मीन्स 5 यूनिट्स वर्क पर डे। लेकिन अभी तो आपको पता ही नहीं है कि कितना वर्क है, आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि ठीक है दे विल डू
5 यूनिट वर्क पर डे, यदि आपने ये अज्यूम किया इफ P डज 1 यूनिट वर्क इन ए डे, राइट, लेकिन उससे आप नहीं फाइंड आउट कर सकते कि P, Q और R जो है सो यदि साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम उन्हें लग जाएगा। दूसरा, लेकिन यदि आप स्टेटमेंट 1 को व्हाट डज इट मीन कि स्टेटमेंट 2 से आप नहीं आंसर कर सकते, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हो, ठीक है। एक और फायदा होता है व्हेन इट कम्स टू क्वांट रिलेटेड डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस, उसमें आपको कई बार एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना होता है। लॉजिकल रीजनिंग में कई बार आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन क्वांट में थोड़ा सा यहाँ पर एडवांटेज होता है। अब यदि आप देखो, यदि आपको ये दिया हुआ है कि P अलोन कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 30 डेज, और यदि यहाँ पर आपने स्टेटमेंट 2 के द्वारा आपने अज्यूम किया कि P की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, दोनों को आप कंबाइन करोगे, मीन्स दोनों डेटा को कंबाइन करके आप फाइंड आउट करना चाहोगे। P यदि 1 डे में 1 यूनिट वर्क करता है, यदि आपने ये अज्यूम किया, और P यदि किसी काम को 30 डेज में, इस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है, 1 डे में 1 यूनिट यदि वो काम कर रहा है, मीन्स P 30 डेज में 30 यूनिट्स काम कर रहा है, मीन्स ये जो प्रोजेक्ट है वो 30 यूनिट्स का प्रोजेक्ट है। और आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है कि दे डू, इफ दे वर्क टुगेदर दे डू 5 यूनिट्स वर्क पर डे। अब आपको ये भी पता है कि प्रोजेक्ट जो है 30 यूनिट्स का है, so what does it mean? It means कि यदि ये तीनों साथ में काम करते हैं, they will be able to complete this project in 30 divided by 5, that is equal to 6 days. So basically you are able to answer the question by using both statements combined. So ये आपका ऑप्शन सी कन्वे कर रहा है, the question can be answered by using both the statements together but can't be answered using either statement alone. तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी यूपीएससी सी सेट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 7। आपको दिया हुआ है सेल बोट सेट्स आउट एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड एवरी 2 आवर्स इट्स स्पीड इंक्रीजेज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 70 किलोमीटर? ओके, जो सेल बोट है उसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है, और हर 2 आवर्स के बाद उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। आपको ये बताना है कि सेल बोट को 70 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। सो बेसिकली यदि 10 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड है और 2 आवर्स में स्पीड इंक्रीज हो जाती है वह 5 किलोमीटर पर आवर, तो आप मेरे को ये बताओ कि फर्स्ट 2 आवर्स में सेल बोट कितना ट्रेवल कर लेगा? 10 इंटू 2 दैट इज 20 किलोमीटर। 2 आवर्स के बाद सेल बोट की स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स सेल बोट का यही स्पीड रहेगा। तो इन दोज 2 आवर्स सेल बोट विल बी एबल टू ट्रेवल 30 किलोमीटर। अभी तक सेल बोट 50 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। कितना टाइम हो चुका है? 4 आवर्स हो चुका है। कितना ट्रेवल करना था? ट्रेवल तो 70 किलोमीटर करना था। अब आप मेरे को बताओ कितना ट्रेवल और करना पड़ेगा? दैट इज 70 माइनस 50, दैट इज 20 किलोमीटर अभी सेल बोट को और ट्रेवल करना पड़ेगा। और अब सेल बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? नेक्स्ट 2 आवर्स के बाद बदल जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स अब जो स्पीड होगी वो 20 किलोमीटर पर आवर होगी, और सेल बोट को अब ट्रेवल भी करना है कितना? 20 किलोमीटर ही। मीन्स 1 आवर में सेल बोट ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कामयाब हो जाएगा। तो 1 आवर उसे और लगेंगे, तो टोटल उसे कितना लग जाएगा? 2 आवर्स टू 4 आवर्स प्लस 1 आवर दैट इज 5 आवर्स। तो द आंसर इज 5 आवर्स एंड दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ आसान क्वेश्चंस में भी यदि हम देखते हैं कि स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वी थिंक कि अच्छा ये शायद मे बी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाउ लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सीसैट एग्जाम में। जैसे आपको क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 30 एंड 250, बोथ 30 एंड 250 आर इंक्लूसिव दैट आर डिविजिबल बाय 70। तो बेसिकली 30 और 250 के बीच में जो भी इंटीजर्स 17 से डिविजिबल हैं उनका एवरेज आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहली बात कि 17 से सबसे पहले कौन सा नंबर परफेक्टली डिविजिबल है? यदि मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो दैट इज 17।
लेकिन 17 तो 30 और 250 के बीच में नहीं आता है। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? दैट इज 34। सिमिलरली यदि मैं 34 के बाद पूछूं तो 51, देन 68 एंड सो ऑन। लेकिन क्या आप इतना सब कुछ लिखने जाओगे? नहीं, आप इतना नहीं लिखने जाओगे, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो बेसिकली आपको करना क्या है, 250 को आपको 17 से डिवाइड करना है। यदि 250 17 से परफेक्टली डिविजिबल हो गया, मीन्स तब तो टोटल इंक्लूसिव है, मीन्स यदि 30 डिविजिबल होता तो 30 को भी हम लिस्ट में ले सकते थे, लिस्ट ऑफ दोज इंटीजर्स जो कि 17 से डिविजिबल है। लेकिन 30 तो नहीं है डिविजिबल, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। लेट अस चेक अबाउट 250, क्या पता 250 हो। सो बेसिकली 17 into 1 that is 17, then obviously 80, so 17 into 4 is 68, so 1 2। what does it mean कि यदि ये 250 जो है वो 17 से डिविजिबल नहीं है, यदि आप इसे 17 से डिवाइड करते हो तो वी गेट रिमाइंडर 12। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि यदि 250 में से मैं 12 सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये जो मेरे को नंबर मिलेगा, ये जो इंटीजर मुझे मिलेगा, ये 17 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली जो लास्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा? 238 होगा। ठीक है, बिटवीन 30 एंड 250। अब बेसिकली यदि आपको थोड़ा बहुत एपी का नॉलेज होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ए की वैल्यू है 34, डी आप निकाल सकते हो 51 माइनस 34 दैट इज 70, राइट। और आपको लास्ट टर्म क्या है? दैट इज 238, राइट। सो बेसिकली आपने यदि याद किया होगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, जैसे यहाँ पर आप देखो a इक्वल टू 34 जो फर्स्ट टर्म होता है, d इक्वल टू 51 माइनस 34 दैट इज 70, जो लास्ट टर्म होता है उसे हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 230 इस लिस्ट के। तो आप सम ऑफ एवरेज के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले बात आपका रोल क्या है? एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हो? आप सम निकालते हो, देन यू डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ इंटीजर्स, यही करते हो आप, राइट। सो बेसिकली क्या होता है फॉर्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a फर्स्ट टर्म होता है, d आपका कॉमन डिफरेंस होता है। लेकिन एक फॉर्मूला और भी होता है, वो क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है n/2 इंटू a प्लस एल, राइट। यदि मैं एपी पर कोई लेक्चर प्लान करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि ए एल सब, जैसे आप, चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। जो लास्ट टर्म होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो a आपका यहाँ पर आ चुका है, और जो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है वो आपका l है। सो बेसिकली सम ऑफ दीज इंटीजर्स के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हो आप? n/2 इंटू a प्लस एल लगा सकते हो, राइट। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, एवरेज के लिए आप क्या करते हो? एवरेज के लिए आप सिंपली पहले तो सारे, अब तो सबसे पहले आप सम फाइंड आउट करते हो, ठीक है। देन यू डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं। आपको नहीं पता कि नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या है, आप चाहो तो नंबर ऑफ इंटीजर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। 238 इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके, जहां पर a का वैल्यू आप 34 रख दोगे, d का वैल्यू आप 17 रख दोगे, वहां से आप n का वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे कि नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या है। लेकिन आप थोड़ा सा और यदि लॉजिकली सोचो, आप n का वैल्यू नहीं करो फाइंड आउट, क्यों? अब देखो ये n और n तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। सो बेसिकली एवरेज क्या आ जाएगा? a प्लस l/2, राइट। a क्या है आपका? a है आपका 34, l क्या है आपका? l मीन्स लास्ट टर्म क्या है आपका? दैट इज 238। So this is basically divided by 2, 34 plus 238 divided by 2। यदि आप इसे सम करोगे तो you will get 272 divided by 2 that is equal to 136। अदरवाइज आप एक काम ये कर सकते हो, यहाँ से आप n का वैल्यू फाइंड आउट करो, तब आप इसमें पुट करने जाओ, तब आप सम निकालो, देन उसे आप n से डिवाइड करो, बट दैट इज ए वेरी लेंदी प्रोसेस, राइट। तो यदि आपको एपी के कुछ फार्मूलाज याद हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत ही क्विकली सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। एलसीएम एचसीएफ से भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी सीसेट एग्जाम में, और कई बार हम सॉल्व इसलिए ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो एलसीएम एचसीएफ का जो बेसिक डिफिनीशन होता है वही हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, राइट। अब जैसे यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे केयरफुली तो क्या दिया हुआ है? 2 लिक्विड क्वांटिटीज 7/2 लीटर एंड 21/4 लीटर
आर बोथ एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ सम ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। जैसे आप ग्रेटेस्ट लोएस्ट सुनते हो तो एक बार के लिए आपको क्लिक करना चाहिए कि शायद ये जीसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम सब की यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। यदि मैं आपसे यदि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 8 and 16। यदि मैं आपसे इसका एचसीएफ पूछूं तो आप इजीली कह सकते हो कि एचसीएफ क्या होगा, 8 होगा। तो बेसिकली 8 क्या है, 8 लार्जेस्ट इंटीजर है। 8 क्या है, 8 यहाँ पर लार्जेस्ट इंटीजर है जिसका मल्टीपल 8 और 16 दोनों है, ठीक है। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। देखो आप 8 से बड़ा कुछ भी लोगे, 9, 10, कभी भी वो 9, 10 सबका ये क्या हो रहा है, दोनों 9, 10, 11, 12 सबका मल्टीपल तो नहीं हो रहा। मीन्स 8 इज द लार्जेस्ट इंटीजर जिसका मल्टीपल 8 भी है और 16 भी है, मीन्स दोनों है। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि यदि सपोज कोई नंबर, यदि आप दो नंबर लेते हो ए एंड बी, और सपोज इसका जो एचसीएफ है वो है एच, सपोज एचसीएफ क्या है, एच है। सो एच क्या है, वो लार्जेस्ट नंबर है जिसका मल्टीपल ये ए और बी दोनों है, ओके। तो बेसिकली आपको फिर एचसीएफ का मीनिंग इस वे में समझ में आएगा। और अब यदि मैं ये कह रहा हूं कि एच जो है वो लार्ज, जैसे आप अब पढ़ो आप क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है कि 7/2 लीटर 21/4 लीटर, ये क्या है, मल्टीपल है किसी एक्स का। तो आपको लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। और मैं भी क्या कह रहा हूं, यदि एचसीएफ एच है मीन्स एच लार्जेस्ट नंबर है जिसका मल्टीपल ए और बी दोनों है। तो बेसिकली यदि आपको एच फाइंड आउट करना हो, आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लोगे ए और बी का। तो बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स का ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 7/2 एंड 21/4। सो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करोगे। एक बेसिक फार्मूला है कि नंबरेटर का आप एचसीएफ लोगे और एलसीएम का आप डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लोगे। तो 7 और 21 का एचसीएफ क्या है, दैट इज 7, राइट। आपको ये समझ में आना चाहिए कि 7, 21, इसे आप लिख सकते हो 7 to the power 1, इसे 3 to the power 1 into 7 to the power 1। एचसीएफ आप कैसे फाइंड आउट करते हो, डिवीजन मेथड यदि आप नहीं फॉलो करो तो आप कॉमन प्राइम नंबर्स को लेते हो और उसका क्या लेते हो, उसका जो है सो मिनिमम पावर जो होता है वो आप लेते हो। तो 7 कॉमन प्राइम नंबर है और उसका मिनिमम पावर 1 नहीं है वैसे दोनों में, बट एचसीएफ क्या है यहाँ पर 7 है। सिमिलरली यदि आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो एलसीएम क्या है 7, 4 आ जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा, 7/4 होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सर कैन यू सजेस्ट विच फार्मूला शुड बी लर्न फॉर सी सेट। है, मैं आपको ये थोड़ा सा बता सकता हूँ। जैसे आप देखो कि जो नंबर सीरीज मेनली, जैसे सबसे पहले तो आप नंबर सिस्टम में जो बेसिक फार्मूलाज है वो आप थोड़ा सा याद कर सकते हो। फिर नंबर सीरीज से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर जो परसेंटेज रिलेटेड फार्मूलाज है वो यदि आप चाहो तो वो आपके लिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परसेंटेज रिलेटेड। फिर एवरेज में तो मुश्किल से 8 से 2 फार्मूला है, उसे थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से जो रिलेटेड फार्मूलाज है उसे आप याद रख सकते हो। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यदि इंटरनेट पे सर्च करोगे फार्मूलाज का, सिंपल फार्मूलाज का भी रिवीजन सब वाला वीडियो या पीडीएफ, तो यू विल बी एबल टू फाइंड, ठीक है। उसमें से ज़्यादा आप नहीं फोकस करो, आप नंबर सिस्टम से फोकस कर लो, परसेंटेज कर लो, एवरेज कर लो, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कर लो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर सकते हो आप। पार्टनरशिप में भी 8 से 2 कॉन्सेप्ट वाला फार्मूला होता है, तो उसे आप जो है सो उस पर आप फोकस कर सकते हो। SICA जो है इसे आप याद रख सकते हो और इतना ही आपके लिए काफ़ी है। Okay, now let us focus on this question. What value should come in place of question mark in the following number series? Okay, so basically यहाँ पर नंबर सीरीज दिया हुआ है और ये नंबर्स हैं, तो ऑब्वियस है पहले तो आपको पैटर्न समझना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड कि क्वेश्चन मार्क के बदले कौन सा नंबर होगा। तो बेसिकली द नंबर्स आर 121, 112, 120, 113, क्वेश्चन मार्क 114। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि कई बार पैटर्न क्लियरली दिख जाता है, नहीं दिखता है तो हम नंबर्स को देखते हैं। नंबर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है लेकिन स्लोली हो रहा है। सो व्हाट डज इट मीन, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि शायद प्लस माइनस कुछ हो रहा होगा।
So basically we try to find the difference between consecutive numbers, right? So basically यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, this is -9, this is +8, this is -7, यहाँ तो आप फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे। तब हम लोग क्या करते हैं, देन वी फोकस ऑन द डिफरेंसेस एंड ट्राई टू फाइंड सम पैटर्न। तब ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज 9, दिस इज 8, दिस इज 7, तो बेसिकली जो नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है, राइट? ओके। और यदि आप साइन पे फोकस करोगे तो माइनस प्लस माइनस, सो व्हाट डज इट मीन? प्रोबेबली प्लस। तो बेसिकली आप यहां से ये समझ पा रहे हो, ये 987 हो रहा है तो शायद यहाँ पर 6 होगा, ये माइनस प्लस माइनस हो रहा है तो शायद आगे प्लस होगा। तो यदि ये +6 होगा, इन दैट केस दिस इज 119, 113 + 6 इज 119। अब यदि +6 है तो नेक्स्ट में क्या होगा? 5 होगा। माइनस प्लस अल्टरनेटिवली हो रहा है तो इसमें माइनस होना चाहिए। देखो ये जस्टिफाई हो रहा है, 119 - 5 इज 114। So what is our answer? Our answer is 119 and that is present in option A. तो नंबर सीरीज से भी यूजुअली इजियर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, so you can focus on this topic as well for your UPSC CSAT examination. So if you want to solve this kind of interesting questions for your upcoming UPSC CSAT exam, you should religiously follow our lectures.